हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। गाइस, हम आज से फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, भौतिकी स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है सोर्सेस ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऊर्जा की अगर मैं बात करूँ तो ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता। द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ एनर्जी। ठीक है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ एनर्जी। और कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का अगर प्राचीन काल से देखें या वर्तमान तक के देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, बहुत मुख्य आधार रहता है किसी भी जीवन का। तो हमारे आसपास जो ऊर्जा होती है वो कई रूपों में दिखाई देती है, जैसे कि आप जानते हैं कि ऊष्मा से जो ऊर्जा आ रही है या काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, गतिज ऊर्जा जिसके हम कहते हैं। प्रकाश से जो ऊर्जा आ रही है फोटॉन्स के रूप में आती है, पैकेट बंडल्स के हिसाब से आती है, तो आपको पता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, विद्युत ऊर्जा एक्सेट्रा। ऐसे अनेक अनेक प्रकार की हम ऊर्जा को अपने जो दैनिक जीवन में है उसका उपयोग भी देख सकते हैं और उनका जो महत्व है वो भी देख सकते हैं। और अगर बात करें बिना ऊर्जा के, अगर मान लीजिए यूनिवर्स में कोई भी प्रकार की प्रोसेस या क्रिया पॉसिबल नहीं होती है। तो इसी प्रकार से हमारा जो मानव जीवन है उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे चरणों में कहीं ना कहीं एनर्जी का कंट्रीब्यूशन रहता है, ऊर्जा की आवश्यकता बनी रहती है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा जो आधारभूत विकास है उसके लिए एनर्जी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, ये अति आवश्यक होती है। जैसे मान लीजिए कि जो घरेलू आवश्यकताएं हैं, घरेलू आवश्यकताएं इन द सेंस जैसे कि आपको अगर कंप्यूटर चलाना है या आपको टेलीविज़न चलाना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। एग्रीकल्चर में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ट्रैक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है उनकी आवश्यकता पड़ेगी। यातायात में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका। साथ ही साथ औद्योगिक विकास की बात करें या सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें, हर जगह पर आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी देखने को मिलती है या आप ऊर्जा पर बहुत तरीके से निर्भर होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या होते हैं। पारंपरिक रूप से देखें तो एक तो परंपरागत तरीके से जो चला आ रहा है, जैसे कि हम जो जैविक ईंधन है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, हम कन्वेंशनल सोर्स देखेंगे। कल मैं आपको न्यूक्लियर या नाभिकीय ऊर्जा उसके स्रोत के बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय संलयन, ये सारे कुछ, या नाभिकीय विखंडन, ये सारे टॉपिक कल करवाऊंगी। आज हम देखने वाले कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी या परंपरागत जो स्रोत होते हैं ऊर्जा का, उसको हम देखेंगे डिटेल में। ये सारा कुछ मैं आपको इमेजेस के थ्रू बताने वाली हूँ और इसका प्रोसेस कैसे होता है, कैसे कैसे उत्पादन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये भी मैं आपको इमेजेस के थ्रू बताऊंगी। चलिए बात करते हैं परंपरागत जो स्रोत होते हैं ऊर्जा के, उनके बारे में। जैसे कि देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि परंपरागत सोर्स क्या होते हैं या परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, या जो कन्वेंशनल सोर्सेस है वो कौन से होते हैं। तो ये वही होते हैं जो रिन्यूएबल होते हैं, मतलब जिनको हम वापस से रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल जो भी सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके? वो होते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, जैविक ईंधन पर आप डिपेंड करते हैं, कोयला एक्सेट्रा। ठीक है, उस पर डिपेंडेंट होते हैं आप। साथ ही साथ न्यूक्लियर पावर पे डिपेंडेंट होते हैं। न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय जो नाभिकीय जो एनर्जी है या ऊर्जा है उस पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। और साथ ही साथ नेचुरल गैस, ये तीन प्रकार होते हैं जो आपको परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखने को मिलते हैं। और बात करें अगर रिन्यूएबल को ही हम कहते हैं गैर परंपरागत। जैसे कि सोलार एनर्जी हो गया, जो सूर्य से ऊर्जा मिल रही है। सौर ऊर्जा हम कहते हैं बायोमास। बायोमास मतलब कि जैसे गन्ना हो गया या नगरीय ठोस अपशिष्ट हो गया। ठीक है, जो अर्बन एरियाज़ में जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके कारण लैंडफिल या मीथेन या अदर टाइप के जो बायोमासेस होते हैं ना,
जो कि एनिमल रेसिड्यूज़ है एक्सेट्रा, जो एनिमल एंड प्लांट रेसिड्यू को ही हम क्या कहते हैं, बायोमास। ठीक है, तो उससे उसको जला करके या उसका ऑक्सीकरण करके ऑक्सीडाइजेशन करके जो एनर्जी मिल रही है वो, साथ ही साथ विंड के थ्रू जो एनर्जी मिल रही है, जियोथर्मल मतलब भूतापीय ऊर्जा जो मिल रही है, हाइड्रो पावर मतलब जो आपका जल से जो ऊर्जा आप प्राप्त कर रहे हैं, जो स्टीम हम जनरेट करते हैं टरबाइंस को रोटेट करने के लिए, वो सब हाइड्रल पावर के अंतर्गत आ जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में। तो सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है थर्मल एनर्जी, इसी को ही हम कहते हैं तापीय ऊर्जा। इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है इसमें आप क्या करेंगे, जितनी भी आपके क्षैतिज जो गतिज ऊर्जा है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का सम अगर आप ले लेंगे किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। थर्मल एनर्जी इज द टोटल ऑफ ऑल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स इन एन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये इसका डेफिनेशन हो गया कि जितना भी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है क्या होता है, हाफ mv² किसी भी ऑब्जेक्ट का। साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, वेयर m इज़ मास और g इज़ ग्रेविटी एंड h इज़ हाइट, कितने हाइट पे वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों को जब मिला देंगे तो आपको क्या मिलेगा, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कुछ नहीं है, बस देखिए जैसे कि ये बीकर आपको दिख रहा है, इस बीकर में आपने पानी लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर, वाटर मतलब H2O, ठीक है। तो H2O अभी लिक्विड में है। अब जब आप हीट का सोर्स नहीं है हमारे पास में, तो इसमें कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ये एज इट इज़ वाटर के फॉर्म में ही रहेगा। और जैसे ही आप इसको हीट करते हैं, हीट के सोर्स से आप इसको हीट देने लगते हैं, तो ये H2O लिक्विड से क्या बदल जाता है, H2O लिक्विड से ये H2O गैस में परिवर्तित हो जाता है, वाटर वेपर में। इसको हम कहते हैं वाटर वेपर या जलवाष्प, जलवाष्प में ये बदल जाता है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, ये इसका एक फेज़ चेंज हुआ। फेज़ चेंज हुआ मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुई, लेकिन इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इसकी जो भौतिक जो भी अवस्था है उसमें परिवर्तन हुआ। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि थर्मल एनर्जी का क्या होगा, क्या काम होगा। थर्मल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के फेज़ को चेंज करती है। लिक्विड से किस में परिवर्तित हो गया, ये गैस में परिवर्तित हो गया, पानी, ठीक है। तो यही काम होता है जो भी एनर्जी के सोर्सेस हैं, जो थर्मल एनर्जी के सोर्सेस, उसका मतलब थर्मल एनर्जी नथिंग बट हीट करना, ठीक है। और यही जो मेन क्या कहना चाहिए, आधारभूत जो भी ये फंडामेंटल है किसी भी पावर प्लांट के काम करने का। पावर प्लांट का सबसे मेन एम क्या होता है, आपके पास एक बॉयलर होगा, ठीक है। उस बॉयलर में पानी होगा, उस पानी को आपको हीट करना है। हीट करने के लिए आपको कोल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, कोयले की आवश्यकता पड़ेगी। आप कोयले को जलाएंगे, पानी हीट होगा, स्टीम पैदा होगी। यहाँ पर एक ऐसा टरबाइन लगा होगा, वो टरबाइन घूमेगा। वो टरबाइन को घुमाने के लिए हमको क्या है, स्टीम की ज़रूरत है। टरबाइन के घूमते ही आपकी जो भी जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, या आपकी जो तापीय ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज टू एम्पियर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो इसी तरीके से ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो काम करता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप फॉसिल फ्यूल या जैविक ईंधन का यूज़ करते हैं। तो जैविक ईंधन में जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, वो किस पे बेस्ड रहेगा, तो कोयले पे बेस्ड रहता है। वैसे ही हम क्या क्या यूज़ करते हैं, तो फॉसिल फ्यूल या जैविक ईंधन में 3 चीज़ें यूज़ होती है। पहला आता है कोल, कोयला जिसे हम कहते हैं हिंदी में। दूसरा आता है ऑयल, ठीक है, तेल। और तीसरा आता है नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस। इस तरीके से 3 चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। फॉसिल फ्यूल्स की हम बात करें जो कि हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। दैनिक जीवन में इन द सेंस इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से ये फॉसिल फ्यूल्स पे ही हम डिपेंडेंट होते हैं। और क्योंकि ये इनको बनने के लिए करोड़ों साल लगते हैं, इसलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं कि ये वापस से जल्दी जल्दी नहीं बन पाते हैं, इनको करोड़ों वर्ष लगते हैं।
और जो कि सतत विकास के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सतत विकास की तरफ अगर हमको बढ़ना है तो उसके लिए हमको गैर परंपरागत जो एनर्जी के रिसोर्सेस होते हैं या ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनके तरफ मूव करने की ज़रूरत होती है। इसलिए आपने कई जगह देखे होंगे जो पूरा सोलार पैनल लगा हुआ एयरपोर्ट्स की बात कही जाती है इंडिया में, और बहुत ही ज़्यादा हम सोलार पावर की तरफ मूव कर रहे हैं या सौर ऊर्जा की तरफ मूव कर रहे हैं, उसका ये एक कारण। अब बात करते हैं कि किस तरीके से फॉसिल फ्यूल या जैव एक ईंधन है उसका आप उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले इनको उपयोग करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, मेन काम होता है कहीं भी किसी भी पावर प्लांट में टरबाइन को घुमाना। और वो टरबाइन घूमेगी किससे? तो टरबाइन घूमेंगी स्टीम से या वाटर वेपर से, ठीक है, भाप से। और भाप कैसे बनेगा? भाप तब बनेगी जब आप किसी पानी है, ठीक है, जल को आप गर्म करेंगे। और गर्म किस में करेंगे? तो बॉयलर में। चलिए मैं आपको इसको प्रोसेस से बताती हूँ। सबसे पहले कोयला हो, ठीक है, तेल हो या प्राकृतिक गैस हो, तीनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। इसको आप क्या करेंगे? आप कंबशन चैम्बर में डालेंगे। ये कंबशन चैम्बर क्या है? नथिंग बस बॉयलर है, ठीक है। तो ये कंबशन चैम्बर में क्या होगा? यहाँ पर ही इसको जलाया जाएगा। जलाने के साथ ही जो हार्मफुल गैसेस है वो एग्जॉस्ट होकर बाहर आएगी। इनको पॉल्यूशन कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं जो थर्मल पावर प्लांट है उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ रहा है। हम कहते हैं कि जो विकसित देश है उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि उन्होंने अपने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो औद्योगिकरण है, उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ावा दिया था। जब हम औद्योगिकरण की तरफ आगे बढ़े भी नहीं थे, हम भारत की बात करें तो उस समय से ये जो विकसित देश है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो ऊर्जा संसाधनों का दोहन किया। दोहन करने के साथ साथ उनका जो उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसकी मात्रा भी ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से ही हम कहते हैं कि हर एक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग अलग होना चाहिए। इसलिए हम जो कॉन्सेप्ट है, जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था 2019 में, ठीक है, तो वो भी इसी पे बेस्ड था कि आपको सबकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको डिसाइड करने की ज़रूरत है। और अपने उत्सर्जन के हिसाब से ही, अब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के हिसाब से ही सबको उस हिसाब से उसमें कमी लाने की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहला नाम तो चाइना का आता है, देन आता है यूएसए का, ठीक है। तो इस सब की तरफ ना जाते हुए चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं कि कंबशन चैम्बर होता है जहाँ पर आप कोल, ऑयल या गैस को बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद में यहाँ से जो गैसेस एग्जॉस्ट होगी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उनका पॉल्यूशन कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना होता है जब भी कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी होती है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि आपको उनके आसपास में, इंडस्ट्री के आसपास में पेड़ पौधे भी लगाने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो गैसेस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, तो उनको अगर कोई एब्जॉर्ब कर सकता है तो वो पेड़ एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें कमी आएगी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। तो इसी तरीके से एनवायरमेंट क्लियरेंस भी लेना होता है। तो कंबशन चेम्बर लग गया। कंबशन चेम्बर के बाद में एक बॉयलर होगा। बॉयलर में क्या भरा होगा? पानी। अब ये क्या करेगा? पानी को गर्म करेगा। अब पानी गर्म होने के बाद एक वॉल्व के थ्रू अब क्या होगा? स्टीम जाएगी और ये टरबाइन घूमेगा और उसके साथ ही ये जो सिंक्रोनस जनरेटर के थ्रू क्या होगा? एसी पावर मिलेगा, मतलब अल्टरनेटिव करंट पावर मिलेगा। और ये वॉल्व क्या होता है? ये वॉल्व स्पीड कंट्रोल के लिए रहता है। साथ ही साथ अब ये स्टीम कंडेंसर रहेगा। ये स्टीम कंडेंसर ये पंप के थ्रू वापस से बॉयलर में पानी चला जाएगा। इस तरीके से पानी का बार बार उपयोग होते रहता है। तो इस तरीके से किसी भी पावर प्लांट का काम आपको देखने को मिलेगा। साथ पहला उपयोग तो मैंने आपको बता दिया कि तापीय ऊर्जा में क्या करेंगे? आप जीवाश्म जो है उसको जला करके क्या करेंगे? आप जो पावर का जनरेशन है वो करेंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं? आप जियोथर्मल जो एनर्जी है उसका यूज़ कर सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा के रूप में आप हीट एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि आपने छत्तीसगढ़ में सुना होगा बलरामपुर में ताता पानी में गर्म पानी का एक झरना, आपको पता होगा कि वहाँ से एक झरना जैसा है जहाँ से गर्म पानी निकलता है ज़मीन में से। तो वो क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखिए ज़मीन के नीचे, जैसे आपको पता है हमारी जो अर्थ है वो उसमें मॉल्टन रॉक्स पाए जाते हैं, पिघले हुए, जैसे मैग्मा, लावा ऐसे कहते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें प्रेजेंट है। तो कहीं पर भी अगर वहाँ से लीकेज होता है, लीकेज के कारण से
जो पानी है उसकी जो स्थिति है वो क्या होगी, वो गर्म रहेगा। गर्म होने के कारण से उसको कोई जहाँ पर लूप होल मिला तो वो बाहर आने के लिए देखेगा। इस तरीके से आपको ऐसे एक संयंत्र डिज़ाइन करना होता है जिससे आप हॉट वाटर को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हॉट वाटर को यूज़ करके आपको क्या करना होगा, हॉट वाटर ऑलरेडी आपके पास है, डायरेक्टली आप उसको स्टीम यूज़ कर सकते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए। अब टरबाइन घूमी मतलब क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वो और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कंडेंसर लगा दीजिए, कूलिंग टावर हमने लगा दिया, ये वेपोराइज हो रहा है, ये कूल हो गया, वापस से वाटर का इंजेक्शन हो गया ज़मीन में। इस तरीके से वाटर वापस से हीटेड अप होगा। हीट होने के बाद में वापस आप उसको ऐसे साइकिल वे में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंड यूज़। पहले मैंने आपको क्या बताया था, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का पहला यूज़ था, आप जैविक ईंधन के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, जियोथर्मल एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए थर्ड जो फेज़ मैंने आपको बताया था फॉसिल फ्यूल का, क्या होता है, नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कैसा होता है ये भी देख लीजिए। गाइस हम थोड़ा डीप में पढ़ रहे हैं, डीप में पढ़ेंगे तो काफ़ी बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट है आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए ऑयल या जो गैस आपको पता है कुएं से निकलता है, तो ये दो वेल हो गए, ठीक है ना। तो ये जो वेल हो गए, इसमें से क्या होगा, आप अब इनका सेपरेशन होगा ऑयल और गैस का, ठीक है। तो सेपरेशन के लिए आप क्या करेंगे, अब आपने क्या कर दिया, वाटर ऐड किया, ठीक है। तो वाटर जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑयल जो है ऊपर हो जाएगा और वाटर नीचे। जैसे आपको पता है दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होता है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं। और इसके बाद क्या हो जाएगा, जो गैस प्रोसेसिंग प्लांट है ना, वहाँ पर आप क्या करेंगे, गैस को प्रोसेस कर देंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स जो है उनको रिमूव किया जाएगा, साथ ही साथ जो नॉन हाइड्रोकार्बन गैसेज हैं उनको रिमूव किया जाएगा, साथ ही साथ इनको फील्ड्स में वापस से रिटर्न किया जाएगा और उनको वेंट और फ्लैटर किया जाएगा। अब ये जो गैस प्रोसेसिंग प्लांट है, अब इसके कंप्रेसर स्टेशन में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें ऑर्डरेंट मिलाया जाएगा। ऑर्डरेंट मिलाने मतलब अगर इसमें कोई फाउल ऑर्डर है या कोई स्मेल है तो उसको हटाया जाएगा। तो ये फिर इसके बाद इसको कहाँ भेजा जाएगा, नेचुरल गैस कंपनी में भेजा जाएगा और इसके थ्रू ये कंज्यूमर्स के पास पहुँचती है, ठीक है। तो दो टाइप की होती है, एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है और एक होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सीएनजी एक्सेट्रा हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो सीएनजी हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स में या कार्स एक्सेट्रा में। आपको जैसे पता होगा, और एलपीजी कहाँ यूज़ होता है, एलपीजी घरेलू सिलेंडर जो होता है उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भरी होती है। तो एलएनजी, एलपीजी, सीएनजी, ये तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया थर्मल प्लांट्स। इंडिया में बहुत सारा थर्मल प्लांट्स है, वो सारे आपका आज वर्क है कि आपको सारे जो आज ही के आज जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको याद कर लेना है इंडिया के मैप वाइज, ठीक है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में आपको पता है एनटीपीसी लारा है, एनटीपीसी कोरबा है, फेज़ 1 फेज़ 2, ठीक है, और वो भी एक्सेट्रा है, वो आप देख सकते हैं उसको। और साथ में एनटीपीसी जमलीपाली, सिपत, ये दोनों हैं। तो आप ये सब जा कर के आज ही मैप में लोकेट कर लेंगे छत्तीसगढ़ का। सो गाइज आज का लेक्चर होता है यहीं ख़त्म। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कल हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक फिर स्विच करेंगे। थैंक यू।